हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग बैंक को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठी हुई होती है और वो वहाँ पर एक फैमिली को देख रही होती है जिसमें उसका हस्बैंड और उसका बेटा होते हैं और वो एक और औरत के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं और बैंक को वो फैमिली एक बहुत ही परफेक्ट फैमिली लग रही होती है। और फिर तभी वो अपने मोबाइल में एक रिपोर्ट ओपन करती है और वो कहती है कि 6 साल मैंने अपने जिस बेटे का ख्याल रखा वो असल में मेरा बेटा था ही नहीं और ये मुझे 6 साल बाद पता चला है। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शैन ने मेरे असल बेटे को कहाँ पर किया होगा। जो कुछ भी हो मुझे उसके बारे में पता लगवाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जब वो घर में बैठी हुई होती है और वो एक ऐसे देख रही होती है जो कि उसके बेटे जाओ ने लिखा होता है, तभी वो कहती है कि टीचर ने मुझसे बोला था कि उसके इस ऐसे के अंदर बहुत सी अजीब चीजें हैं। उसके बाद वो उस ऐसे को शुरू से पढ़ने लगती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि मेरी 2 मॉम है, एक मेरी रियल मॉम है और दूसरी मेरी फेक मॉम है। जो मेरी रियल मॉम है वो मुझसे दूर रहती है और वो अपना काम करती रहती है, लेकिन जो मेरी फेक मॉम है ना वो मेरे साथ रहती हैं। हम उनको एज ए नैनी की तरह ट्रीट करते हैं और हम उनको पैसे भी नहीं देते। वो मेरा और मेरे डैड का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं और हम उनको बहुत ही जल्द छोड़ देंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद वो काफी हैरान होती है और यही बातें वो सोच रही होती है कि इतने में फिर शन उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी तक किसी ऐसे को पढ़ रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चे ने जब गलत चीजें लिख दी हैं तो वो तुम अपने सर पर सवार करोगी? तो तभी वो कहती है कि आज का दिन शायद तुम भूल चुके हो लेकिन मुझे सब कुछ याद है। फिर उसके बाद वो उसको उसकी फेवरेट वॉच गिफ्ट करती है और वो कहती है कि आज हमारी एनिवर्सरी का दिन है। उस वॉच को देखने के बाद शैन काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है अब तुम मुझे जल्दी से ये पहना दो। फिर उसके बाद बैंक ऐसे ही उसको पहना देती है। देन वो कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए? तो वो कहता है कि नहीं सॉरी, मेरे पास काम बहुत ज्यादा था और मैं काफी बिजी था, मैं ये बात बिल्कुल भूल गया था। फिर उसके बाद वो उस ऐसे को देखने लगती है जिसमें ये बात भी बहुत ही अच्छे से लिखी होती है कि डैड हमेशा उन लोगों को गिफ्ट दिया करते हैं जो कि उनके लव्ड वंस हो। उसके अलावा तो उनके किसी को भी याद नहीं होता कि किसकी बर्थडे कब आती है और किसका फ्यूनरल कब आता है। और डैड सिर्फ मेरी रियल मॉम को गिफ्ट देते होते हैं हर हॉलीडे के ऊपर। मेरे डैड को पता होता है कि मेरी मॉम को किस तरह के गिफ्ट पसंद है। तभी वो अपने दिल में कहती है कि आज तक तो शैन ने मुझे एक दफा भी गिफ्ट नहीं दिया और पहले मुझे ये लगता था कि शायद वो बहुत ही कैजुअल पर्सनालिटी का मालिक है, इस वजह से उसने ये सब कुछ किया होगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने मुझे कभी भी कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया था, क्योंकि वो मुझे अपना लव्ड वन समझता ही नहीं है और ना ही उसकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस है। इसी वजह से उसने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। फिर उसके बाद वो शैन से कहती है कि क्या तुम किसी और के साथ रिलेशन में हो? ये सब कुछ सुनने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम एक ऐसे की वजह से मेरे ऊपर शक कर रही हो। तो वो कहती है कि सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। तो वो कहता है कि मुझसे मजाक भी मत करो तुम और दोबारा तुम इस तरह की किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं करोगी। ये सब कुछ कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो सोने के लिए अपने सोफे पर जाती है तो वो कहती है कि ये बात काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि हमारी फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के बाद से उसने मुझे बेड से सेपरेट कर दिया था। इसके अलावा भी उसने और भी बहुत से रूल समझाए थे मुझे। फिर उसके बाद वो स्टडी रूम में जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर आने से वो मुझे हमेशा मना किया करता था, अब तो मैं यहाँ पर देख कर ही रहूंगी कि यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है जिसके बाद उसने मुझे यहाँ पर आने से मना किया है। फिर उसके बाद वो उस स्टडी रूम में जाती है और वहाँ पर वो हर एक चीज को चेक करके देखती है लेकिन उसके अंदर उसको ऐसी कोई भी अजीब बात नजर नहीं आती। एंड देन उसके बाद वो जैसे ही अपने फ्रेम को उठाती है जिसके अंदर उसकी और जाओ की फोटो भी होती है और ये सब कुछ देखकर वो काफी एंजॉय कर रही थी कि तभी वो फोटो गिर जाती है और उसके पीछे एक और फोटो निकलती है जिसके अंदर शैन एक और लड़की के साथ होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद मैंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। उसको यकीन भी नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से हर चीज को छुपा कर चल रहा होगा। फिर उसके बाद वो उस फोटो के पीछे एक लाइन को पढ़ती है जो कि शैन ने खुद लिखी थी और उसमें उसने लिखा होता है कि चाहे मेरी शादी किसी से भी हो जाए लेकिन मैं हमेशा तुमसे ही लव करूंगा और मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। फिर उसके बाद वो उसकी डेट को भी पढ़ती है जो कि एग्जैक्टली वही सेम डेट होती है जब उनकी एनिवर्सरी होनी थी। देन उसके बाद ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर उसके बाद वो अपनी वार्डरोब के पास जाती है और उसको याद आता है कि ऐसे के अंदर ये बात भी लिखी थी कि रियल मॉम को हम लोग रियल गिफ्ट्स देते हैं और डैड ने कहा था कि फेक मॉम को फेक गिफ्ट्स ही मिलने चाहिए। आपको पता है कि मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा रिच हैं लेकिन हम उनको बिल्कुल भी रियल गिफ्ट्स नहीं देते, उनके पास जितने भी बैग्स हैं वो सारे फेक हैं। फिर उसके बाद मैंग के पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि आपके जितने भी बैग्स हैं वो सारे फेक हैं, क्या मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ? तभी मैंग कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब कुछ करना होगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर शैन भी आ जाता है। मैंग कहती है कि क्या हुआ, तुम आज काफी लेट हो गए हो? तो वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ ज्यादा काम आ गया था, इस वजह से मैं ज्यादा लेट हो गया। फिर उसके बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी मैंग उसके फोन में चेक करने लगती है कि उसके पास किस किस के नंबर्स हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी अजीब नंबर नहीं होता। फिर उसके बाद वो ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स को चेक करती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर
ब्लॉक हुआ हुआ होता है और जब वो उसको कॉल मिलाकर देखती है तो वो उसी लड़की का नंबर होता है जिसके साथ चैन ने शादी की हुई थी। तो मैंग कहती है कि अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। ये जब ऑफिस में होता है तो इस नंबर को अनब्लॉक कर देता है, लेकिन कॉल खत्म करने के बाद इस नंबर को वो दोबारा ब्लॉक करता है ताकि मेरे सामने ये कॉल कभी ना आ सके। फिर उसके बाद वो की सब कुछ चेक करती है कि क्या सच में जाओ मेरा बेटा है भी सही या फिर नहीं, क्योंकि वैसे भी उसकी एक और मॉम हो सकती है। तो वो फौरन से उसके रूम के अंदर जाती है और वो उसका एक हेयर निकाल लेती है। देन वो उसको डीएनए टेस्ट के लिए दे देती है और वो कॉल करके उनको कहती है कि मुझे बहुत ही जल्द इसकी रिपोर्ट्स चाहिए, प्लीज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मेरा काम जल्दी हो जाए। और फिर थोड़ी ही देर बाद उसके पास शैन आ जाता है। शैन उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि कल क्या तुमने मेरे फोन को यूज किया था। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हारे फोन को यूज नहीं किया, हो सकता है कि जाओ ने उसके अंदर वीडियो गेम्स खेली हो। क्यों, क्या हुआ, उसके अंदर कोई फाइल मिसिंग है क्या? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही तुमसे पूछ रहा था और मैंने तो टिकट्स भी कंफर्म कर ली हैं, हम लोग बहुत ही जल्द ट्रिप पर जाने वाले हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मैंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाकर अपनी सारी की सारी पैकिंग को पूरा कर लेती हूँ, हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे। तभी वो कहता है कि प्लीज तुम रुक जाओ, हम लोग अभी नहीं जा सकते। सॉरी, लेकिन मुझे अभी ख्याल आया है कि मुझे तो डैड की सारी ड्यूटीज को संभालना है और अगर मैं यहाँ पर हर चीज छोड़कर चला गया तो डैड को लगेगा कि मैं बहुत ही केयरलेस इंसान हूँ। तो मैंग फिर उसको ओके कर देती है और फिर थोड़ी ही देर बाद वो अपनी कार लेकर स्कूल तक चली जाती है जहाँ पर शैन जाओ को पिक करने गया हुआ था। तभी जाओ कहता है कि हमें फिर से उसी फेक मॉम को देखना पड़ेगा डैड, और मैं ये सब कुछ नहीं देखना चाहता। एक काम करते हैं कि हम लोग पहले रियल मॉम से मिलने चलते हैं। फिर उसके बाद शैन कहता है कि ठीक है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैंग भी उनकी कार को फॉलो करती है और वो वहीं पर ही पहुंच जाती है जहाँ पर वो लोग क्याओ से मिलने वाले थे। फिर उसके बाद जाओ क्याओ से मिलता है और थोड़ी ही देर बाद उसके पास कॉल आ जाती है। फिर मैंग को बताया जाता है कि जाओ बाय ब्लड तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो वो शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। एंड देन वो अपने दिल में कहती है कि अब मैं ये बात जान चुकी हूँ कि मुझे क्यों वो किसी और की तरह लगता था, वो मुझे कभी भी अपनी रिसेम्बलेंस लगा ही नहीं है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल के आ जाती है। तभी वो साइड पर जाकर हर चीज को नोट कर रही होती है कि अब उसको क्या करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसके पास एक बच्चा आता है और वो कहता है कि क्या हुआ आंट, सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने इंजर्ड क्यों हो, आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, आपको इस सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिर गया था, अब मैं जा रहा हूँ ऑर्फनेज, मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं वहीं पर ही रहता होता हूँ, लेकिन मुझे ये कैंडी मिली थी, ये आप अपने पास रख लें। फिर उसके बाद वो उस आंट को कैंडी देकर वहाँ से चला जाता है और वो उसका अपना नाम भी बताकर जाता है जो कि सॉन्ग होता है। और फिर तभी मैंग उसको जाते हुए देख रही होती है और वो कहती है कि सच में इसकी एज तो बिल्कुल जाओ की एज के जितनी है, तो इसका मतलब है कि अगर मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है तो वो ऑर्फनेज के अंदर होगा, मुझे कुछ भी करके अपने बेटे को ढूंढना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ शैन और क्याओ को दिखाया जाता है। तभी क्याओ कहती है कि मैं तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती शैन कि तुम्हारे पास कोई और औरत रहे, कब ये सब कुछ मिलेगा फैंग को? शैन कहता है कि देखो उसमें तो अभी टाइम है ना, और वैसे भी मैंग की फैमिली को तो यही लगेगा कि जाओ उसी का ही बेटा है, और डैड वैसे भी मुझे तो लाइक नहीं करते, लेकिन वो उसको सब कुछ दे देंगे। और फिर कुछ टाइम बाद हम लोग वहाँ से बिल्कुल दूर चले जाएंगे और मैं मैंग को भी छोड़ दूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद क्या काफी एक्साइटेड हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम लोग मैंग को देखते हैं जिसके पास एक औरत आती है। तभी मैंग कहती है कि तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने मेरे बच्चे को स्विच क्यों किया था, मेरे पास हर एक चीज का एविडेंस है। तो वो कहती है कि इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। ये सब कुछ सुनने के बाद मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि सब कुछ मुझे सच सच बता दो, वरना तुम्हारे बेटे का एंट्रेंस एग्जाम होने ही वाला है, मैं ये बात जानती हूँ। और तुम ये मत समझना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हो सकता है कि उसकी लाइफ र्यून कर दूं मैं। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो लेडी काफी डर जाती है और वो उसके सामने नील डाउन करके बैठ जाती है। वो कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ मत करना, तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के बाद मैं भी इतने साल सुकून से नहीं रह पाई हूँ, मुझे बहुत ही बेचैनी होती थी और रात को नाइटमेयर्स भी आया करते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। मैंग कहती है कि प्लीज तुम चुप कर जाओ और मुझे इतना बताओ कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ पर है ताकि मैं उसका जाकर रेस्क्यू कर सकूं। तो वो कहती है कि तुम्हारा बेटा इस वक्त एक ऑर्फनेज के अंदर है, वो वही ऑर्फनेज है जहाँ पर तुम्हारे डैड इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मैंने तुम्हारे लिए उसकी एक फोटो भी अपने पास रखी हुई थी। फिर उसके बाद वो मेड उसको एक फोटो दे देती है और मैंग उस बच्चे को देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि वो वही बच्चा होता जो कि मैंग को वहीं रोड साइड पर मिला था। तो वो कहती है कि अच्छा तो वो मेरा बच्चा था, मैं तो उस बात को जान ही नहीं पाई।
फिर उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है अपने बच्चे को लेने के लिए और इधर हम लोगों को ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑनर सॉन्ग को कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारे न्यू मॉम एंड डैड हैं, तुम्हें अब इनके साथ घर चले जाना चाहिए। तो सॉन्ग कहता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर कोई भी अडॉप्ट करने नहीं आएगा और ये लोग तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। तभी वो ऑनर कहते हैं कि देखो, तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा और ये तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे, अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। फिर उसके बाद वो उनको जबरदस्ती उसके साथ भेज देते हैं। जैसे ही वो फेक मॉम और डैड सॉन्ग को वहाँ से लेकर बाहर आ रहे होते हैं, तभी इतने में वहाँ पर मैंग की कार भी पहुंच जाती है और मैंग भागते हुए अंदर की तरफ जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की जाकर ऑनर को ये बात बताती है कि आपसे मैंग मिलने के लिए आई हुई है। तो ये सब कुछ सुनकर वो काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उनसे जल्दी आ रहा हूँ मिलने के लिए। और फिर दूसरी तरफ मैंग अपनी असिस्टेंट को ये ऑर्डर दे चुकी होती है कि जाओ और जल्दी जाकर पता करवाओ कि सॉन्ग कहाँ पर है। जैसे ही असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है, वहाँ पर ऑनर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंग कहती है कि मैं यहाँ पर एक बच्चे के बारे में पता करने के लिए आई हुई थी। फिर उसके बाद वो ऑनर को वही फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे इस बच्चे के बारे में पता करवाना है। तो ये सब कुछ देखकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है और वो अपने दिल में कहता है कि शायद वो ये सब कुछ जान चुकी है और मुझे इस सब के बारे में क्या को जल्द से जल्द बताना ही पड़ेगा। और फिर वो मैंग से कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आज सारे के सारे बच्चे एक मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए हैं, तो हो सकता है कि ये बच्चा भी उनके साथ गया हुआ हो। आप यहाँ पर वेट करें, जैसे ही वो आ जाएगा मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। ये सब कुछ कहने के बाद ही वो ऑनर वहाँ से निकल जाता है और तभी मैंग वहाँ पर रोती हुई बच्चियों को देखती है तो वो उनके पीछे चली जाती है और वो उनसे कहती है कि आप लोग किसकी बात कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग सॉन्ग की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मैंग काफी हैरान होती है और वो उसको उनकी फोटो दिखाती है और कहती है कि आप लोग इसको देखें, आप लोग इसकी बात कर रहे हैं क्या, इसके साथ क्या हुआ, आप लोग मुझे बताएं ना। तो वो लड़की कहती है कि जी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, ये हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, लेकिन आज उसके कोई न्यू पेरेंट्स आए थे और वो उसको यहाँ से अडॉप्ट करके ले गए हैं, वो कहाँ गया है हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। और ये सब कुछ सुनने के बाद मैंग काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर उसके बाद असिस्टेंट वहाँ पर आकर उसको बताती है कि ये बच्चियां बिल्कुल ठीक बोल रही थी, वो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, मैं हर जगह पता करवा चुकी हूँ। तो ये सब कुछ सुनने के बाद मैंग फौरन से ऑनर के पास जाती है और वो सबसे पहले उसके मोबाइल के ऊपर कियाओ का नंबर देख चुकी होती है। फिर उसके बाद वो ऑनर से कहती है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, किधर है मेरा बेटा, अभी के अभी बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी और मैं इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। तो वो ऑनर कहता है कि वो इस वक्त एयरपोर्ट पर है और आधे ही घंटे के अंदर उनकी फ्लाइट निकलने वाली है। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो और भी ज्यादा सैड हो जाती है। जब वो अपनी कार में होती है तो वो उसी कैंडी को देखकर बहुत रो रही होती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि ट्रैफिक जाम हो चुका है और 10 मिनट तक तो वो बिल्कुल भी नहीं खुल सकता। तो फिर वो वहीं कार से निकलकर भागने लग जाती है ताकि वो किसी भी तरह से एयरपोर्ट तक पहुंच सके, लेकिन भागते भागते वो गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी हील भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो उठकर भागती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो रोड तक पहुंचती है तो वहां पर उसका कार से एक्सीडेंट भी हो जाता है। फिर भी वो अपनी उस कैंडी को अपने हाथ में रखती है और कहती है कि सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पर जरूर पहुंचूंगी। फिर दूसरी तरफ एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे ही एयरप्लेन वहाँ पे पहुंच जाता है तो वो लोग सॉन्ग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही मैंग वहाँ पर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो और भी ज्यादा सैड होती है कि तभी उसके पास चैन की कॉल आ जाती है और वो उससे कहता है कि देखो नेक्स्ट वीक वैसे भी जाओ की बर्थडे है तो तुम उसके लिए क्या गिफ्ट प्लान कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट प्लान क्यों करूंगी। चैन कहता है कि देखो मुझसे मजाक मत करो, मैं जानता हूँ कि तुमने उसके लिए कोई बहुत ही अच्छी सी चीज प्लान करके रखी होगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो कॉल ही कट कर देती है और वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि प्लीज मेरी यूएस की फ्लाइट को बुक कर दो, मैं नेक्स्ट फ्लाइट के साथ जाऊंगी। फिर उसके बाद वो वहीं पर ही बैठ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा रोती है। वो हर उस मोमेंट को याद कर रही होती है जब शन और जाओ ने उसको धोखा दिया था और वो समझती रही थी कि वही उसकी रियल फैमिली है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर उसको दोबारा से सॉन्ग की आवाज आती है। सॉन्ग कहता है कि आंट आप यहाँ पर क्यों रो रही हैं, मैं आपके लिए एक और कैंडी लेकर आया हूँ। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो काफी हैरान होती है और वो उससे उस कैंडी को ले लेती है और साथ ही उसको हक भी कर लेती है। वो सॉन्ग से कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर इतने में वहाँ पर उसके फेक मॉम और डैड भी आ जाते हैं और वो लेडी कहती है कि देखो तुम हमारे साथ ना घर पर चलो और वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ये तुम कहाँ पर भागते जा रहे हो। तो तभी वो याद करता है कि वो हर बात सुन चुका था। जब उस लेडी के पास कॉल आती है और डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपकी डॉटर के लिए हमें जल्द ही किसी हर्ट का इंतजाम
करना होगा। तो वो कहती है कि आप लोग फिक्र मत करें, मैं एक बच्चे को लेकर आ रही हूँ जो कि टोटली मेरी बच्ची को हाइट दे सकता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो वहाँ से भाग गया था। तभी मॉम कहती है कि देखो तुम हमारे साथ चलो घर पे, मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी सी चीज दूंगी। तो सॉन्ग उनको वहाँ से जाने के लिए डिनाई करता है और वो कहता है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता, आप लोग बहुत ही बुरे लोग हैं और मैं ये बात अच्छे से जान चुका हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर गार्ड्स और असिस्टेंट भी पहुंच जाती है। फिर ये सब कुछ देखकर मॉम और डैड फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मैंग कहती है कि मुझे इनके बारे में पता लगवा कर बताओ और हर एक चीज मुझे पता चलनी चाहिए। जिसने भी इस सॉन्ग के साथ गलत किया है हर एक को जेल में भेज देना। फिर उसके बाद वो उसको लेकर वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। डैड कहते हैं कि सच में ये तुम्हारा बेटा है जिसकी तुम बात कर रही थी? तो वो कहती है कि हाँ, शन ने मुझे धोखा दिया है डैड। ये सब कुछ सुनकर डैड भी काफी सैड होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, सबसे पहले तुम लोग अंदर आ जाओ और आकर रेस्ट कर लो, हम इस बारे में बात बहुत ही डिटेल से करेंगे। फिर उसके बाद जब मैंग सॉन्ग को लेकर अंदर आती है तो वो मेड से कहती है कि आप इसको ऊपर लेकर चली जाए और इसको बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनाकर इसको रेस्ट करवा दें। जैसे ही वो वहाँ से ऊपर चला जाता है तो वो अपने मॉम और डैड के पास आती है और वो उनको कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया है, आप लोग सही कह रहे थे कि मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए था, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई शन को पहचानने में। तो फिर डैड कहते हैं कि मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि एक बैगर मेरे सामने इतना बड़ा बनता है कि वो मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ कर सकता है। वो तो एक बैगर था, मैंने उसको सपोर्ट किया था, मैंने उसको कंपनी बनाकर दी थी, मैंने उसके लिए बिजनेस खड़ा किया था और वो मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, मैं ये बात सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर उसके बाद वो सब लोग अभी सैड होते हैं कि इतने में वहाँ पर मेड आ जाती है और वो काफी रो रही होती है। वो कहती है कि मैं उस बच्चे को अपने कपड़े चेंज करवाने लगी थी लेकिन उसकी बॉडी के हर जगह पर मार्क है और हर जगह पर वाउंड्स हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई एक इतने छोटे बच्चे के साथ इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। उसको इतना ज्यादा बुली किया गया है कि उसको देखकर मुझे पेन फील हो रहा है। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो मैंग की हालत और भी खराब होने लगती है। वो कहती है कि डैड जल्दी करें, डॉक्टर को फौरन से बुलाएं। डैड कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, डॉक्टर फौरन से ही आने वाले हैं और वो भी पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शन क्याओ को लेकर जा रहा होता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे होती है और उस बर्थडे प्लान को देखकर तो क्याओ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो दोनों उसको बर्थडे विश करते हैं और फिर उसके बाद शन उसको गिफ्ट भी देता है जो कि एक नेकलेस होता है, वो भी डायमंड का। और ये सब कुछ देखकर तो वो बहुत ही हैरान होती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम एक काम करो कि अपनी फर्स्ट वाइफ को कॉल कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे लेकिन तुम्हें उसको कॉल कर लेनी चाहिए ताकि उसको ये लगे कि तुम उसको जानते हो और तुम्हें उसका दिन भी याद है। इस तरह उसे तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं होगा कि तुम किसी और औरत के साथ हो। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद वो उसको कॉल करता है और दूसरी तरफ जब मैंग उसकी कॉल को अटेंड करती है तो उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी शन उसको बर्थडे विश करता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पर जाओ को भी बुलाता है और कहता है कि फौरन से अपनी मॉम को बर्थडे विश करो। जाओ मॉम को हैप्पी बर्थडे बोलकर फौरन वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद शन कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया क्योंकि मुझे लगा कि इस सब में कोई जरूरत ही नहीं है गिफ्ट लेने की, हमारे रिलेशनशिप के दरमियान में गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए और वैसे भी तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। ये सब कुछ सुनने के बाद फिर मैंग याद करती है कि किस तरह उसको हर एक चीज शन के बारे में याद होती थी और वो शन को हमेशा अच्छे से अच्छा गिफ्ट देने की कोशिश करती थी। लेकिन अब उसको समझ में आ चुका होता है कि उसको सिर्फ एक नानी की तरह ट्रीट किया जा रहा था जो कि बहुत ही जबरदस्ती उनके घर में रखी गई होती है ताकि वो उनका जरूर ख्याल रख सके। और फिर वो अपनी वेडिंग रिंग को भी उतार कर फेंक देती है और वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। देन वो कहती है कि तुम एक काम करो कि मेरे लिए कुछ भी मत लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब मैं कॉल रख रही हूँ, मेरे पास बहुत से काम है करने के लिए। तो शन कहता है कि एक मिनट, तुम इस तरह से तो कॉल कट नहीं कर सकती हो ना, अभी तो तुम्हारे बेटे जाओ ने तुमसे बात करनी है। फिर उसके बाद जाओ वहाँ पर आता है और वो कहता है कि मॉम, मैं सच में आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप जानती है ना कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एक न्यू आइलैंड गिफ्ट करेंगी और साथ में एक बहुत ही बड़ी शिप भी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे वो कब गिफ्ट करने वाली हैं। ये सब कुछ सुनकर मैंग वियर्ड सी स्माइल करती है और वो अपने दिल में कहती है कि मुझे जब भी जाओ ने ये बात कही है कि वो मुझे मिस कर रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए मुझसे, वरना इस तरह वो मुझे कभी भी मिस नहीं करता। और उस वक्त तो मैं ही स्टूपिड थी जो उसकी हर बात के ऊपर उसको हाँ बोल देती थी और जो वो चाहता था वो उसको लेकर दे देती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मैं। फिर यही सब कुछ सोचने के बाद ही वो कॉल कट कर देती है। ये सब कुछ देखकर जाओ काफी हैरान होता है। वो कहता है कि डैड, मॉम ने तो कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं किया, जब भी मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे कुछ चाहिए वो मुझे ला देती हैं। तो ये सारी बातें शन ने खुद भी बहुत नोट की होती हैं और वो यही सोच रहा होता है कि आज वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही थी, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तभी इतने में क्या उनके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो लोग कहते हैं कि
हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आज वो काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। ये सब कुछ सोचने के बाद क्या वो कहती है कि क्या उसको हर चीज के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर वो फौरन से अपने कजिन को कॉल मिलाने लगती है, लेकिन वो कॉल नहीं अटेंड कर रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद तो शैन और भी घबराने लगता है। उसको डर लगने लगता है कि मैंग को अगर पता चल गया कि जाओ उसका बेटा नहीं है तो वो क्या करेगी उसके साथ। फिर उसके बाद क्या वो अपने कजिन की वाइफ को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं कब से अपने कजिन से मिलना चाह रही थी, लेकिन वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा, वो किधर है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि वो कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ है, हो सकता है कि वो कुछ दिन के अंदर वापस आ जाए, उसके बाद तुम उसको कॉल कर सकती हो। वहां पर हो सकता है सिग्नल्स ना हो, इस वजह से तुम्हारी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो ये सब कुछ सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स फील करती है। फिर उसके बाद वो शैन से कहती है कि देखो अब तुम्हें घबराने की ना कोई जरूरत नहीं है, हर चीज बिल्कुल ठीक है। और मुझे पता है कि कजिन को वैसे भी ऑर्फनेज की वजह से कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, अभी भी वो कहीं पर गया हुआ होगा और बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। तभी शैन अपने दिल में कहता है कि फिर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है वो मेरे साथ, क्या कोई बात हुई है जिसकी वजह से वो मुझसे इस तरह से बिहेव करने लगी है। फिर उसके बाद शैन कहता है कि ठीक है तुम इस बारे में फिक्र मत करो, हर चीज ठीक हो जाएगी। एंड देन वो उसको हग कर लेता है। फिर अगले सीन में जब शैन और जाओ घर वापस आते हैं तो शैन जाओ को इशारा करने लगता है कि जाओ और जाकर अपनी मॉम से मिलो। तभी जाओ उनके पास जाता है और कहता है कि मॉम मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया था। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। ये सब कुछ सुनने के बाद शैन काफी हैरान होता है। वो कहता है कि इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रही होगी, वैसे भी अभी तक इसकी कोल्डनेस खत्म नहीं हुई है। फिर उसके बाद शैन कहता है कि देखो 3 दिन के अंदर इसकी बर्थडे पार्टी है और तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग वेन्यू कब सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे। काम काफी ज्यादा है और दिन बहुत ही कम रह गए हैं, हम लोगों को हर चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो वो कहती है कि इस दफा हम कोई एक्सपेंसिव चीजें ऑर्डर नहीं करेंगे और ना ही हम लोग किसी वेन्यू को बुक करने के लिए जाएंगे, इसकी बर्थडे हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। ये सब कुछ सुनकर शैन कहता है कि क्या, लेकिन तुम ये बात कैसे कर सकती हो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे डैड ने भी कहा था कि इसकी बर्थडे बहुत ही अच्छे से की जाएगी। तो वो कहती है कि अब डैड ने ही मुझे कहा है कि इसकी बर्थडे उस वेन्यू में नहीं की जाएगी। ये सब कुछ सुनने के बाद शैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने दिल में कहता है कि एक दफा मेरे बेटे को तुम्हारा हेयर बनने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह से ये सब कुछ करती हो। फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सारी की सारी फैमिली को नील डाउन करवाऊंगा और सब लोग मेरे सामने बैग करेंगे, जितना तुम लोगों ने मुझे तंग किया है ना, हर चीज का हिसाब लूंगा तुमसे। फिर उसके बाद वो कहती है कि देखो मुझे इस बारे में ना ज्यादा कुछ भी नहीं पता है और डैड ने कहा था कि इसकी बर्थडे नहीं की जाएगी इस दफा, और अगर बर्थडे की भी गई तो इतनी ज्यादा ग्रैंड नहीं होगी, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शैन कहता है कि तुम ये बात जानती हो ना कि जाओ तुम्हारा ही बेटा है। तो मैंग कहती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ। तो शैन फिर जाओ को वहाँ से लेकर निकल जाता है और उनके जाने के बाद मैंग कहती है कि जो भी उस बर्थडे पार्टी के अंदर आना चाहेगा ना वो जरूर आएगा और हर चीज को सपोज किया जाएगा वहाँ पर। फिर उसके बाद तुम्हें रिग्रेट होगा लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम लोगों को बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में शन और जाओ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सब लोग उनसे मिलते हैं और तभी वो लोग कहते हैं कि सच में ये होगा इनका फ्यूचर हेयर। हम लोग तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है, ये कितना ज्यादा प्यारा है और देखना ये बड़ा होकर तो और ज्यादा प्यारा हो जाएगा। सब लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी शन कहता है कि आप सब लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद वो सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि वो कौन आ रहा है और जाओ वहाँ पर अपनी मॉम को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इतने में दिखाया जाता है कि वहाँ से क्या आ रही होती है और क्या के वहाँ पर आने के बाद शैन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो सबको बताता है कि मैंने इसको हायर किया है अपनी सेक्रेटरी के तौर पर। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर हर कोई काफी एक्साइटेड होता है और सब लोग खुश होते हैं उसके वहाँ पर आने से। फिर उसके बाद शैन सबको बता रहा होता है कि क्या के अंदर कितनी ज्यादा क्वालिटीज हैं कि इतने में फिर फैंग कहती है कि तुम मुझे जरा इतना तो बता दो, मुझे देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि जाओ इस लड़की के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, क्या ये दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। तो ये सब कुछ सुनने के बाद तो शैन काफी घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि ये टीचर थी, पहले पियानो क्लास लेती थी इसकी, इसीलिए जाओ इसको बहुत ही अच्छे से जानता है। तभी वो कहती है कि अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर हम एक काम करते हैं क्या कि हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लेते हैं। ये सब कुछ सुनकर वो थोड़ी घबरा रही होती है, लेकिन फिर उसके बाद वो उसको वीचैट पे ऐड कर लेती है और कहती है कि वैसे मैं कुछ पोस्ट नहीं करती होती तो इसलिए तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी मैंग अपने दिल में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कुछ पोस्ट करती हो। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर मॉम और डैड भी आ जाते हैं। शन फौरन से भागते हुए उनके पास जाता है और उनसे मिलने लगता है, लेकिन वो दोनों उसको इग्नोर करके आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि शन तुम मुझे जरा ये बताओ कि तुमने जो न्यू सेक्रेटरी हायर की है वो यही लड़की है ना। तो शन कहता है कि हाँ वो यही लड़की है। तो तभी डैड कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सेक्रेटरी की सैलरी तो बहुत कम होती है, लेकिन तुमने इसको इतनी हाई सैलरी क्यों दी हुई है, इसकी सैलरी 50,000 क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो शन कहता है कि
इसकी सैलरी इस वजह से इतनी ज़्यादा है क्योंकि पहले ये मेरे बेटे को पढ़ा चुकी है और मुझे लगा कि इसके लिए इतनी सैलरी काफ़ी होगी, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा सैलरी की ऑफ़र की है। तो डैड कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तुम जानते हो ना कि मेरी वजह से तुम मेरी कंपनी के अंदर हो, वरना तुम भी यहाँ पर ना होते। तुम इस काबिल थे ही नहीं कि तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दी जाती। क्यों शैन, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो शैन कहता है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एंड देन वो अपने दिल में कहता है कि एक दफ़ा इस बेटे को हर चीज़ इनहेरिट करने दें, उसके बाद देखें कि मैं आप लोगों के साथ करता क्या हूँ। फिर उसके बाद मैंग कहती है कि डैड, एक सेक्रेटरी की सैलरी कितनी होती है? तो डैड कहते हैं कि उनकी सैलरी 3000 होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल दूँ? तो मैंग कहती है कि नहीं, इसको बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें कि इसकी सैलरी को कम करके 3000 पे कर दें। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना शैन? तो वो कहता है कि हाँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। फिर उसके बाद क्या वहाँ से ड्रिंक करने के लिए चली जाती है और तभी वहाँ पर केक लाया जाता है। जाओ उस केक को देखकर कहता है कि मुझे मैंगोज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप लोगों ने मैंगो केक क्यों बनवाया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे स्ट्रॉबेरी केक चाहिए। फिर उसके बाद वो ग्रैंडमा के पास जाकर कहता है कि ग्रैंडमा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मैंगोज़ अच्छे नहीं लगते, फिर आपने ये केक क्यों बनवाया है? तभी ग्रैंडमा उसको धक्का देती हैं और ये सब कुछ देखकर शन काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है कि ये ओल्ड लेडी तो इसको काफ़ी लाइक करती थी, अब ये इसके साथ इतना कोल्ड बिहेवियर क्यों रखे हुए हैं? फिर उसके बाद वहाँ पर ग्रैंडपा सबको अनाउंस करते हैं कि थोड़ी ही देर में मैं अपनी इनहेरिटेंस का फैसला करने वाला हूँ कि मेरी आगे की जायदाद किसके पास जाएगी और मैं थोड़ी ही देर में आपके पास ज़रूर वापस आऊँगा। आप सब लोगों ने यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना। फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से ऊपर चले जाते हैं और तभी वहाँ पर सब लोग बातें करने लगते हैं कि शैन भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हम जानते हैं कि अब इसके बेटे को ही सारी की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर उसके बाद ये सब कुछ मैंग भी सुन रही होती है और वो वियर्ड सी स्माइल भी करती है कि इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बस ये फैसला करना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी इनहेरिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के नाम पर जाएगी जिसका नाम मैंग है। ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर हर कोई बहुत ही हैरान होता है और फिर तभी शैन कहता है कि आप ये सब कुछ लास्ट मोमेंट पे कैसे चेंज कर सकते हैं? आपने ही कहा था ना कि आपका हेयर ग्रैंडसन यही बनेगा। जाओ को ही मिलने वाला था ना ये सब कुछ, फिर उसके बाद आपने लास्ट टाइम पे अपना फैसला क्यों तब्दील कर लिया है? तो वो कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम पे अपना फैसला तब्दील नहीं किया है। फिर उसके बाद क्याओ को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ जाओ के नाम पर था आप लोग उसको अपनी बेटी के नाम पर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? तो तभी मैंग कहती है कि देखो, वैसे भी हमारे ग्रुप का नाम ना मैंग ग्रुप है और इसका मतलब है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे नाम पर ही ट्रांसफर होगा और लास्ट टाइम पर हम लोग अपना स्टैम्प भी चेंज कर सकते हैं। इसमें तुम लोगों को कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम तो एक आउटसाइडर हो ना, तो फिर तुम हमारी फैमिली के अफेयर्स के अंदर इतना इंटरफेयर क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है जाओ के साथ? तो ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर शैन और क्याओ दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद शैन कहता है कि देखो, हम एक काम करते हैं कि इस वक्त बर्थडे होने वाली है तो हम लोग सिर्फ उसी को ही एंजॉय करते हैं। ये सारी बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं कि किसके पास सारी की सारी इनहेरिटेंस गई है, अभी हम लोग को इसको छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पर वो केक ब्लो करने वाला होता है और जब वो विश कर रहा होता है तो वो बहुत ही जोर से बोल देता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम एक्सचेंज हो जाए और मुझे मेरी रियल वाली मॉम दोबारा से मिल जाए। ये सब कुछ सुनने के बाद तो क्याओ और शैन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शैन कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पर सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ, ये कितना ज्यादा मजाक करता है ना। फिर उसके बाद शैन कहता है कि जाओ अपनी मॉम को बुला कर लेकर आओ, वो भी हमारे साथ केक कट करेंगी। तो जाओ फौरन से भागता हुआ क्याओ के पास चला जाता है और कहता है कि मॉम, चले ना, हम लोगों को साथ में मिलकर केक कट करना चाहिए। ये सब कुछ देखकर वो काफी हैरान होती है। तभी शैन कहता है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है, प्लीज क्याओ तो मुझे माफ कर देना, ये तुम्हें इतना ज्यादा लाइक करता है, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता था। फिर उसके बाद शैन जाओ के पास जाता है और वो उससे कहता है कि चलो हमें केक कट करना चाहिए। तभी जाओ कहती है, तो मुझे बस इतना बता दो कि तुम सच में आंट लिन के साथ जाना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी मॉम तो वही आंट बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो तभी मैंग कहती है कि जाओ, मैं भी प्रे करूंगी कि तुम्हारी ये विश जरूर पूरी हो जाए। ये सब कुछ सुनकर शैन कहता है कि ये तुम क्या कहे जा रही हो? तभी जाओ कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ पर मजीद नहीं रुक सकता और वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद शैन मैंग को साइड पर लेकर आता है और वो उससे कहता है कि जब से हम लोग ट्रिप से वापस आए हैं तुम काफी वियर्ड सा बिहेव कर रही हो, बहुत ही कोल्ड हो गई हो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे इसी बात पर नाराज हो ना कि मैं तुम्हें ट्रिप पर अपने साथ नहीं लेकर गया था, इसी वजह से तुमने ये सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था जाओ के साथ। तो मैंग कहती है कि मेरे पास भी तुम्हें दिखाने के लिए ना बहुत कुछ है और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे सरप्राइज देने वाली हूँ, बस तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जाओ जैसे ही बाहर जाता है तो वो सॉन्ग को देखता है जो कि उसके टॉय से खेल रहा था। वो फौरन से अपना टॉय ले लेता है और कहता है कि तुम इस टॉय के साथ नहीं खेल सकते हो और ये तुम्हारा घर भी नहीं है, तुम हो कौन और यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं अभी मॉम को कहता हूँ वो तुम्हें घर से
से बाहर निकालेंगी। देखो दोबारा तुम मुझे ना मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना, और ये तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम जानते हो कि ये सिर्फ डिजाइनर ने मेरे लिए डिजाइन किए थे। ये सब कुछ सुनने के बाद सॉन्ग काफी एम्बैरेस फील करने लगता है, और इधर हम लोग मैंग को देखते हैं जो कि सबको अनाउंस कर रही होती है कि आज मैं एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। और सब लोग कह रहे होते हैं कि हम जानते हैं कि आप लोगों के दरमियान की लव स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन हम उसको सुनना पसंद करेंगे। फिर उसके बाद मैंग कहती है कि ये आज से 7 साल पहले की बात है। मेरी कंपनी का एक बहुत ही मामूली सा मैनेजर था ये, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था। फिर उसके बाद एक दिन ये मेरे पास आया और इसने मुझे फ्लावर्स दिए। इसने मुझसे कहा कि ये मुझे लाइक करता। देन उसके बाद ये मेरे लिए फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन लेकर आ रहा था। इसने मुझसे कहा कि मैं किधर हूँ। जब मैंने इसको अपना एड्रेस दिया तो ये भागता हुआ उधर आ ही रहा था कि तभी इसका कार एक्सीडेंट हो गया। और फिर उसके बाद मैं उससे मिलने के लिए बाहर हॉस्पिटल भी गई थी। फिर उसके बाद उसने मुझे बताया था कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, और वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आ रहा था, वो भी इस वजह से कि मुझे फीवर है। और तब मैंने हॉस्पिटल में यही डिसाइड कर लिया था कि मैं इस लड़के के अलावा और किसी से भी शादी नहीं करूंगी। घर पर आने के बाद मैंने मॉम और डैड से बहुत ज्यादा बहस की थी। उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने मॉम और डैड को इस सब के लिए मना लिया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से स्पेंड करूंगी, आप लोग प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करना। लेकिन मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी ना माने। फिर उसके बाद मेरे डैड ने मुझे घर में बंद कर दिया था। ये हमारे घर पर 3 रातें बैठा रहा था। शैन नील नाउन करके बैठा हुआ था, लेकिन डैड ने फिर भी मुझे उससे मिलने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे सच में उससे शादी कर लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई और अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बेटा है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अपने हस्बैंड को एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। तभी शैन फिर उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वही देना चाहती हो जो कि जाओ कब से तुमसे मांग रहा था, है ना? मैं कहती है कि तुम्हें सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद होता है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें वो नहीं देना चाहती। ये सब कुछ जाओ से ही रिलेटेड है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है, इसको देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। और फिर दूसरी तरफ जाओ और सॉन्ग को दिखाया जाता है। जाओ सॉन्ग को बहुत ही बुरा भला बोल रहा होता है कि इतने में वहाँ पर मेड आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों इस तरह से क्यों लड़ रहे हो, तुम लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। तभी जाओ कहता है कि ठीक है, मैं अपने डैड के पास अभी जाऊंगा और मैं उनको ये बात कहूंगा कि इस लड़के को यहाँ से बाहर निकाल दें, क्योंकि मैं तो इसको बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर दूसरी तरफ मैंग वहाँ पर इशारा करती है तो तभी एक लड़की कुछ फाइल्स लेकर आ जाती है। इन फाइल्स को देखने के बाद शन को लग रहा होता है कि ये भी हो सकता है कि ये उस आइलैंड की ऑनरशिप फाइल्स हों। तो वो उस फाइल को बहुत ही खुश होकर खोलता है और जैसे ही वो उसको पढ़ता है वो वहीं पर ही गिर जाता है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये रिपोर्ट्स कैसे हाथ लग सकती हैं मैंग के। फिर उसके बाद मैंग सबको बताती है कि आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज देने वाली हूँ, और वो न्यूज ये है कि जाओ मेरा बेटा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ शन का बेटा है। ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद शन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारा ही बेटा है, तुम जानती हो ना कि तुमने उसको पालना है। मैंग कहती है कि सॉरी, लेकिन आज तक मैं किसी और के बच्चे को पालती हुई आई थी, ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, वरना मैं कभी भी इतना ना पालती उसको। फिर उसके बाद वो क्या उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, तुम भी जब उसको देखोगी ना तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगी। फिर उसके बाद वो उसके लिए भी एक रिपोर्ट निकालती है और वो कहती है कि आप लोग सब लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ कि जाओ मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा एक और बात है कि जाओ क्याओ का बेटा है और वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो क्याओ भी काफी हैरान हो जाती है और फिर वहाँ पर सब लोग शन को काफी बुरा भला बोल रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं कि इतने अच्छी वाइफ के होते हुए भी तुमने एक सेक्रेटरी से लव किया और ये सब कुछ करते रहे हो, हम सोच भी नहीं सकते थे तुम इतने ज्यादा गिर सकते हो, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। शन तुम ये सब कुछ कर कैसे सकते हो? फिर उसके बाद क्याओ मैंग को कहती है कि देखो प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम मेरे ऊपर इस तरह से कीचड़ उछाल नहीं सकती हो। तो मैंग कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कौन हो और शन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, मुझे पता है हर एक चीज के बारे में। और फिर मैंग वहाँ पर शन और क्याओ की बहुत सारी फोटोज फेंक देती है। ये सब कुछ देखकर तो वहाँ पर हर कोई और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो कहती है कि अब शन तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ तुम क्या करते फिर रहे थे। शन कहता है कि देखो ये सब कुछ बिल्कुल भी रियल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फेक है, तुम्हें पता है कि AI से जनरेटेड है ये वीडियोस, ये मैंने नहीं बनाई है, तो मेरा यकीन करो। तो मैंग कहती है कि इन फोटोज को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि ये किस चीज से बनाई गई हैं। और मुझे एक बात बताओ कि तुम कह रहे थे ना कि क्या तुम्हारे बेटे की टीचर है, तो क्या तुम दोनों की बातें बेड तक जाकर पूरी होती हैं? बस अब बहुत हो गया, मैं मजीद इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, बस मैंने इतना बता दिया है कि तुम लोग अब यहाँ पर मजीद नहीं रुक सकते हो। अभी तो शैन मैं तुम्हें और भी बहुत सी चीजें दिखाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो अपने टैबलेट को खोल लेती है और वो कहती है कि ये देखो, ये वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हैं जो कि तुम्हारी तरफ से क्या को की गई हैं। तुम इतने साल से
उसको इतने सारे पैसे भेजते रहे हो जहाँ पर मिलियंस भी आ जाते हैं और तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती होंगी। इन सबको छोड़ो, इसके अलावा तुम जो आज तक मुझे गिफ्ट्स देते आए हो वो सारे के सारे नकली थे और उसी के जैसे गिफ्ट्स तुम क्याओ को देते आए हो जो कि सारे असली थे। मुझे तुमने नेकलेस दिया और मेरे नेकलेस को एक्सचेंज कर दिया ताकि वो तुम क्याओ को दो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस हर चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा? तुम सारी की सारी रियल चीजें सिर्फ क्याओ को दिया करते थे और जितनी भी तुम्हें फेक चीज मिलती थी वो मेरे लिए होती थी। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही है। फिर उसके बाद क्याओ कहती है कि देखो, तुम इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत लगाओ। मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब कुछ प्लान किया हुआ है और तुम मुझे ट्रिक करना चाह रही हो ताकि मुझसे सारा का सारा सच उगलवा सको, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर तभी मैंग उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मुझे इतना बता दो कि अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम इतने टाइम से फैन के साथ क्या कर रही हो? शन के साथ तुम्हारा रिलेशन मुझसे भी ज्यादा पुराना है और तुम कह रही हो कि तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया। तो ठीक है, चलो फिर मैं तुम लोगों को ना एक कहानी सुनाती हूँ उस बच्चे की जो कि मुझसे छीन लिया गया था और उसको ऑर्फनेज में भेज दिया गया था। ऑर्फनेज का नाम सुनते ही क्याओ की तो और घबराने की हालत हो जाती है और वो कहती है कि ये सारी बातें तुम क्या कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसने क्याओ के कहने पर वो सारा काम किया होता और वो औरत कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्याओ ने ही उन दोनों बच्चों को स्विच करवाया था मुझसे 6 साल पहले और आज तक मैं उस चीज को भुगतती आ रही हूँ। क्याओ कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या कहे जा रही हो, तुम मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही हो ना, मैंने तो सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वो औरत कहती है कि मेरे पास हर एक चीज का एविडेंस है, मुझे पता था कि मैं मरना डिजर्व करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम जैसी औरत का मुंह सबके सामने लेकर आऊंगी और सबको बताऊंगी कि तुम असल में किस तरह की औरत हो। फिर उसके बाद वो सबको रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि फाओ की होती है और वो उसके अंदर कह रही होती है कि बस कुछ भी करो लेकिन मैंग के चाइल्ड को स्विच कर देना मेरे चाइल्ड से और उसको ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ये सारा काम किया है। फिर उसके बाद उस चाइल्ड के साथ तुम जो कुछ भी करो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब कुछ कहने के बाद मैंग कहती है कि अब तुम लोगों के दरमियान में कुछ रह गया है बात करने के लिए। तभी क्या हंसने लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ पता तो चल गया लेकिन तुम्हें काफी देर हो गई है। तुम जानती हो कि अब तक तो तुम्हारा बेटा ऑपरेशन थिएटर पे पहुंच चुका होगा और वहां पर रखा हुआ भी होगा, हो सकता है कि उसका काम भी खत्म हो चुका हो। तो ये सब कुछ सुनने के बाद मैंग हंसने लग जाती है और थोड़ी ही देर में वहां पर सॉन्ग आ जाता है और सॉन्ग को वहां पर देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी फिर मैंग कहती है कि तुम एक काम करो बेटा, अभी तुम इस मेड के साथ यहाँ से चले जाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास जरूर आएंगी और तब मैं तुमसे जरूर बात करूंगी। फिर उसके बाद जब सॉन्ग उस मेड के साथ वहां से चला जाता है तो मैंग कहती है कि अब तुम लोग क्या कहना चाहोगे, जरा वेट करो, एक और भी चीजें तुम लोगों को दिखाने के लिए। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहां पर ऑर्फनेज का बॉस भी पहुंच जाता है और वो जैसे ही वहां पर आकर बैठता है तो वो नील डाउन कर लेता है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि ये अपने क्राइम को अटेम्प्ट कर चुका है, सारी कन्फेशन कर ली है इसने। और फिर उसके बाद वो अपने आप को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। वो कहता है कि इस हर चीज के अंदर मेरी ही मिस्टेक है, मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मैंग, मैं दोबारा ऐसा सच में कुछ नहीं करूंगा, मुझे ये सब कुछ करने के लिए इन लोगों ने ही कहा था। और फिर उसके बाद शैन बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मैंग तुम जानती हो कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, बल्कि ये सब कुछ मुझसे क्याओ ने करवाया है, इसने जबरदस्ती करवाया है ये सब कुछ मुझसे, इसने मुझसे कहा था कि मैं ये सब कुछ करूं वरना मैं ऐसा ना करता। फिर उसके बाद क्याओ उससे लड़ने लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैंने करवाया था? 15 साल पहले तुमने मुझे अप्रोच किया था, तुमने परसीव किया था मुझसे और मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूं और अब ये सब कुछ मैंने किया है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी मैंग अपने मॉम डैड के पास जाती है तो तभी मॉम कहती है कि तुम पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर चुकी हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाए, तुम एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करो। फिर उसके बाद मैंग कहती है कि शन और क्याओ तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम लोगों ने बहुत से क्राइम्स किए हैं और उनमें से एक ह्यूमन ट्रैफिकर भी है। फिर उसके बाद पुलिस उन सबको वहाँ से लेकर चली जाती है और मॉम कहती है कि देखो, अब से तुम अपने बेटे के साथ एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और फिर तभी सॉन्ग वहाँ से भागता हुआ आ जाता है। मैंग उसको कहती है कि देखो, अब तुम एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे जिसके अंदर सिर्फ हैप्पीनेस होगी। फिर वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी उसको कहते हैं कि देखो, अब से तुम यहाँ पर बहुत खुश रहोगे। और फिर उसके बाद वहाँ पर सब लोग उनको देखकर कंग्रेचुलेट्स करने लग जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि मैंग को उसका बेटा वापस मिल चुका है और वो फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन चुकी है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग एक प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ पर क्या होती है और वहाँ पर उसको लेडीज बहुत ही ज्यादा बुरी कर रही होती हैं, उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा होता है और हर कोई उसको यही ताने दे रहा होता है कि पहले तो तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी थी ना, लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा, हर चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्या सिर्फ यही लाइफ गुजारनी थी तुमने? फिर उसके बाद क्या याद करने लगती है कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी और फिर उसको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ
करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं ये सब कुछ ना करती तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, मैं प्रिज़न के अंदर तो ना होती ना। और दूसरी तरफ शैन से मिलने के लिए मैंग जाती है तो शैन उससे कहता है कि तुम काफ़ी टाइम बाद मुझसे मिलने के लिए आई हो। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ को बिल्कुल ठीक कर दूँगा। बस तुम एक दफ़ा मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी मैंग कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ तुम्हें देखने के लिए आई थी। तुम जानते हो कि मैं सिर्फ़ यही चेक करना चाह रही थी कि एक ऐसा इंसान जिससे हर चीज़ छीन ली जाए तो उसके बाद उसको कैसा लगता है, जो कि हर चीज़ को पाना चाहता था लेकिन वो हर चीज़ उसको ना मिल सके तो वो किस तरह नज़र आता। बस सिर्फ़ इतना ही देखना चाहती थी मैं, और देखो मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहती थी कि अब तुम अपनी लाइफ़ टाइम यहीं पर ही बैठे रहना। मेरी तो यही विश रहेगी। और ये सब कुछ कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में मेड जाओ को उसकी ग्रैंडमा के पास लेकर जाती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि प्लीज़ तुम मेरे साथ घर चलो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी मॉम की मॉम हूँ और तुम्हें अब मेरे साथ कंट्री साइड पर चलना होगा। मैं वहाँ पर तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इधर फिर मैंग को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग करने के लिए जाती है और वो बहुत ही अच्छे से अपनी कंपनी को संभाल रही होती है। हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होती है। और अगले सीन में हम लोग डैड को देखते हैं जो कि जाओ के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कितने में मॉम उनके पास आ जाती हैं और वो उनको वो सारा का सारा गिफ्ट बनाकर दे देती हैं। फिर वो कहती हैं कि अब हम लोगों को फौरन से चलना चाहिए, उसकी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका है। फिर वो लोग फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थोड़ी ही देर में मैंग भी अपने बेटे को लेने के लिए पहुंच चुकी होती है। जैसे ही छुट्टी होती है तो तभी सॉन्ग भागता हुआ अपनी मॉम के पास आता है। फिर उसके बाद ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी उससे मिलने लगते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू ड्रामा के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। The sun don't rush, but it still climbs. One step slow can still make time. The river moves, no need to race. Every turn finds its own grace. Rise and glow, let the small steps show. Even when it's quiet, you'll still grow. Rise and glow, let the journey flow. The path is yours. Take it slow.